अबू सालिम ने यहाँ एक बागड़ा लगाया, एक स्टॉल लगाई अंधेरी स्टेशन के बाहर। लेकिन फिर भी उसकी एक फोन कॉल करोड़ों के सौदे रोक सकती थी। एक धमकी पूरे बॉलीवुड को घुटनों पर ला सकती थी और उसका एक इशारा किसी की जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता था। फर्स्ट पोजीशन पे पहले छोटा राजन ही था, क्योंकि छोटा राजन के हाथ में पूरी मुंबई थी, चेंबूर से लेके साउथ बम्बई तक उसे सभी लोग जानते थे। सारे बिल्डर, फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसके नाम से सावधान। पूरी तरह से अबू सालिम के जाल में फंसी और यहाँ तक हुआ कि मोनिका बेदी को अबू सालिम की फिक्सर कहा जाता था। फिक्सर मतलब फिक्स करने वाला। और अपनी पहचान बदल लेता था। वो कभी आरसलान मोहसिन के नाम से रहता तो कभी दानिश बेग के नाम से। लेकिन मोनिका बेदी के साथ उसका रिश्ता एजेंसियों के लिए एक बड़ा सुराग। जहां तक सीबीआई ने केस बनाया है, सीबीआई का कहना है कि उसका रोल, अबू सालिम ने क्या रोल प्ले किया था, तो बहुत सारा रोल था इसका। हथियार उसके पास पहुंचे थे, रायगढ़ से, यहाँ से, वहां से, कई जगह से हथियार इनके पास आए, कई जगह इन्होंने स्टॉक किया। स्टॉक करने के बाद में संजय दत्त को कांटेक्ट किया गया। संजय दत्त ने कहा कि भाई मैं कहाँ हथियार रखूं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप वही आपकी सुरक्षा के लिए ये हथियार। हेलो व्यूवर्स, आज हम मिस्टर शराफत खान के साथ बैठे हैं जो प्रेस से है। अभी हम इनसे ये जो गैंगस्टर है अबू सालिम, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज इनके साथ हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपसे कि मेरा पहला सवाल है कि अबू सालिम और दाऊद का रिश्ता क्या था? क्या वो गैंग में नंबर 2 के पोजीशन पे था? देखिए, जहां तक अबू सालिम का सवाल है, अबू सालिम नंबर 2 की पोजीशन पे तो उस वक्त नहीं था, क्योंकि उसका असल ताल्लुक, जो उसका कॉन्टेक्ट था, वो दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से था। जब अबू सालिम ने यहाँ एक बागड़ा लगाया, एक स्टॉल लगाई अंधेरी स्टेशन के बाहर, जिसमें वो एसटीडी किसी जमाने में चलती थी, एसटीडी का एक बूथ हुआ करता था, जिस पर जो उन्होंने शुरू किया था, वहीं से एक लड़की के साथ में उसके ताल्लुकात हुए। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और उसे 1-2 दिन हवालात में भी रहना पड़ा, पुलिस लाकअप में भी रहना पड़ा। तो उसी वक्त उस लाकअप में अनीस इब्राहिम का एक साथी भी बंद था। उस साथी से उसकी मुलाकात होती है अबू सालिम की, और अबू सालिम उसके साथ में उसका दोस्त हो जाता है और दोनों बाहर निकलते हैं। तब वो उसका कांटेक्ट करवाता है, अनीस इब्राहिम का जो कांटेक्ट था, जो साथी था, वो अबू सालिम का कांटेक्ट करवाता है अनीस इब्राहिम से। अनीस इब्राहिम सीधा उससे बात करता था। अब एसटीडी बूथ तो उनके पास था ही, तो डायरेक्ट बात होने लगी। तो इस तरह से अनीस इब्राहिम के साथ, दाऊद के भाई के साथ में अबू सालिम के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए और इस तरह अबू सालिम उस गैंग में शामिल हुआ। लेकिन अबू सालिम से पहले वहां छोटा शकील नंबर 2 की पोजीशन पे मौजूद था, इसलिए उसे एक काम दिया गया कि आप एक काम करो कि आप बॉलीवुड से, जो फिल्म जगत है, जो फिल्मी दुनिया है बम्बई की, उनसे हफ्ता वसूली करो। और उसने ये काम शुरू कर दिया। किसने? अबू सालिम ने। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? राजन था कि शकील था? फर्स्ट पोजीशन पे पहले छोटा राजन ही था, क्योंकि छोटा राजन के हाथ में पूरी मुंबई थी, चेंबूर से लेके साउथ बम्बई तक उसे सभी लोग जानते थे। सारे ही गैंगस्टर उसके कांटेक्ट के थे और छोटा राजन की वजह से इस गैंग को बढ़ावा भी मिला। और छोटा शकील तो यही का था, नागपाड़ा पे ही रहता था, तो उसकी वजह से यहाँ के लोग मिले दाऊद को। तो इस तरह से गैंग सॉलिड और मजबूत होता गया और उन्होंने वो काम किए जो अब तक किसी ने क्राइम की दुनिया में, जराइम की दुनिया में किसी ने नहीं किए। ये समझ लीजिए कि जब अबू सालिम को ये कहा गया कि तुम फिल्मी दुनिया से हफ्ता वसूली करो, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि उन्हें मोनिका बेदी से दोस्ती की, जो फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं भी आगे बढ़ूं। जब अबू सालिम का साथ मिला तो मोनिका बेदी को तो जाहिर है फिल्में भी मिली और कई अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों में उसने काम किया। इस तरह से मोनिका बेदी पूरी तरह से अबू सालिम के जाल में फंसी और यहाँ तक हुआ कि मोनिका बेदी
को अबू सालिम की फिक्सर कहा जाता था। फिक्सर फिक्सर मतलब फिक्स करने वाली, फिक्स कि इतना पैसा देना है, इतना हाँ। पैसा नहीं देना है, इस तरह से काम चलता था अच्छा और हफ्ता वसूली होती थी। यहाँ तक कि रमेश दुग्गल जो एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर थे। मोनिका बेदी को उसने फिल्म में काम नहीं दिया, जबकि रमेश दुग्गल ही ने उसको इंट्रोड्यूस कराया था किससे? मोनिका बेदी को। मोनिका फिल्मी बेदी को। दुनिया में लाने वाला रमेश दुग्गल ही था। हम्म। तो उसने कान भड़काए इसके अबू सालिम के, सालिम के। और अबू सालिम ने ये काम किया कि रमेश दुग्गल की हत्या करवा दी, उसको मरवा दी। इस तरह से बड़े बड़े जो खून हुए, जो मर्डर हुए फिल्मी दुनिया में, वो सब अबू सालिम के हाथों ही हुए। ये दूसरा सवाल है मेरा कि अबू सालिम को किसने और कहाँ पकड़ा? क्या उसके साथ मोनिका बेदी भी थी? जी, सीबीआई को खबर मिली कि पुर्तगाल का एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है लिस्बन में अबू सालिम को अरेस्ट किया गया। किस लिए अरेस्ट किया गया? कि उसके पास जाली पासपोर्ट था, नकली पासपोर्ट था, और मोनिका बेदी को भी साथ में रखा गया। पुर्तगाल गवर्नमेंट ने मोनिका बेदी को गिरफ्तार नहीं किया था, अरेस्ट नहीं किया था, अबू सालिम को किया। जैसे ही ये खबर यहाँ की सीबीआई को लगती है, सीबीआई ने फौरन कांटेक्ट किया पुर्तगाल गवर्नमेंट से, कहा कि ये तो हमारा वांटेड है हमारे यहाँ पर, और बॉम्बे के जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं इसमें इसका नाम है, और ये तो हमें चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए। तो यहाँ से सीबीआई की टीम एक चार्टर्ड प्लेन करके लिस्बन गई, और लिस्बन जाने के बाद में पुर्तगाल सरकार से उन्होंने बातचीत की, वहां की पुलिस से बात की, और ये एक एग्रीमेंट हुआ कि हम, पुर्तगाल सरकार ने कहा कि हम आपको, अबू सालिम को सुपुर्द तो कर रहे हैं, आपको सौंप तो रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा आपको कि आप सिर्फ एक ही केस जो आप कह रहे हैं कि सिलसिलावार बम ब्लास्ट का है वही चलाएंगे, दूसरा कोई केस नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि अबू सालिम को आप फांसी नहीं देंगे और 25 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं देंगे। तो ये एग्रीमेंट हुआ पुर्तगाल गवर्नमेंट के साथ में सीबीआई का। सीबीआई ने पूरी हामी भरी। एक एग्रीमेंट होने के बाद में मोनिका बेदी और अबू सालिम को सीबीआई के हवाले किया गया, और वो फौरन रातों रात जिस चार्टर्ड प्लेन से गए थे उसी चार्टर्ड प्लेन से वो वापस इंडिया आए। इस तरह अबू सालिम और मोनिका बेदी पर सीबीआई का शिकंजा पड़ा और वो मुंबई लाए गए। जी, तो अभी मेरा तीसरा सवाल है, अबू सालिम कैसे और क्यों फंसा क्राइम के दलदल में? हाँ, अब मैं बताऊं आपको अबू सालिम का जहां तक सवाल है, अबू सालिम का पूरा नाम है अब्दुल कय्यूम अंसारी, जी, लेकिन वो और भी बहुत से नाम रखे हुए हैं, जैसे अहमद आजमी, कप्तान, अबू समान, उस्मान मोहसिन अली। तो इस तरह से बहुत से नाम है उसके, और उन नामों के उनके पास पासपोर्ट भी मौजूद है। अच्छा। तो अबू सालिम 1970 में बटान टोला सराय मीर में पैदा हुआ, और वहीं पला बढ़ा, और उसके बाद में दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में उसने टैक्सी चलानी शुरू की। टैक्सी चलाने में उसे ज्यादा मजा नहीं आया, या उसे पेशा पसंद नहीं आया। कुछ दिन टैक्सी चलाने के बाद में अबू सालिम ने दिल्ली छोड़ा और बम्बई आ गया। और बम्बई आने के बाद में जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से उसने अंधेरी में एक एसटीडी बूथ डाला, हाँ। बूथ शुरू किया, और वही उसकी कमाई थी। और उसके बाद में किस तरह से अनीस इब्राहिम के साथी से उसका कांटेक्ट हुआ और वो दाऊद गैंग में शामिल हो गया, इस तरह से। तो अभी चौथा है मेरा सवाल, अबू सालिम ने बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट में हथियार पहुंचाए थे, इसका रोल क्या था? जहां तक सीबीआई ने केस बनाया है, सीबीआई का कहना है कि उसका रोल, अबू सालिम ने क्या रोल प्ले किया था, तो बहुत सारा रोल था इसका। हथियार उसके पास पहुंचे थे, रायगढ़ से, यहाँ से, वहां से, कई जगह से हथियार इनके पास आए, कई जगह इन्होंने स्टॉक किया। स्टॉक करने के बाद में संजय दत्त को कांटेक्ट किया गया। संजय दत्त ने कहा कि भाई मैं कहाँ हथियार रखूं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप वही हम आपकी सुरक्षा के लिए ये हथियार दे रहे हैं, ताकि कल को कोई आप पे हमला ना कर दे, क्योंकि आप जरा मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त में। हाँ, तो इस तरह अबू की बात सालिम ने संजय दत्त को सपोर्ट किया।
हाँ सपोर्ट नहीं किया, मतलब हथियार दिया, हाँ, हथियार दिया। हाँ, वही तो हो गया ना कि मतलब उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया है हथियार देके। हाँ हथियार दिए। हाँ। उनको एक AK-47 दी ओके। और दो या 3 हैंड ग्रेनेड दी। लेकिन कुछ दिन के बाद में संजय दत्त ने वो हैंड ग्रेनेड वापस कर दिए। और बाद में जब ये मामला खुला कि संजय दत्त को भी इस तरह हथियार दिए गए हैं, तो उस वक्त में वो मॉरिशस में रहा और यहाँ थे पुलिस कमिश्नर सामरा। जी। पुलिस कमिश्नर सामरा ने संजय दत्त के फादर सुनील दत्त को बुलवाया और कहा कि देखो तुम्हारा बेटा फंस जाएगा, मैं उसको की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उनको छुड़ा लूंगा किसी न किसी तरह, जी। आप उनको बुला लो। ये इंश्योरेंस देने के बाद में, ये यकीन दिलाने के बाद संजय दत्त वापस आए। वापस आते हुए उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जी। लेकिन संजय दत्त ने आने से पहले अपने एक दोस्त को फोन किया वहां से, मॉरिशस से, जिसका नाम था यूसुफ नलवाला। यूसुफ तो नलवाला। यूसुफ नलवाला को उसने कहा कि ऐसा करना, देखो वहां वो जगह पर एक AK-47 हाँ। राइफल रखी है, उसको लेना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब ओके। खत्म कर तो देना। यूसुफ नलवाला मॉरिशस में था। संजय दत्त मॉरिशस में था, संजय उसने- दत्त हाँ, संजय दत्त मॉरिशस में था। हाँ, ये नलवाला तो यहाँ था, बोरी है। हाँ हाँ हाँ। उसने तो- वहां से इसको बोला हाँ, फोन फोन करके कि इस तरह से तुम वो गन लो, गन लो, राइफल लो और उसको डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ। ओके। तो फिर उसके बाद जो यूसुफ नलवाला ने वो राइफल वहां से उठाई जो जगह संजय दत्त ने बताई थी, हाँ। और उसको डिस्ट्रॉय किया, उसकी नली वली तोड़ दी, ये किया वो किया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूसुफ नलवाला को भी अरेस्ट किया गया कि अच्छा। तुमने सबूत के साथ में छेड़छाड़ की। हाँ। और अरेस्ट कर लिया गया उसको। हाँ, और संजय दत्त को भी नहीं छोड़ा गया। संजय दत्त को भी इस मामले में 6 साल की सजा हुई। फिर बाद में उसने वो अपील में गए, अपील में देखने के बाद में उनके कैरेक्टर जांचा गया, तो फिर वो सजा को 4 साल कर दिया गया। 4 साल के बाद उनको अच्छे चाल चलन पर जेल में इस तरह से होता है, हाँ। छोड़े जाते हैं 3, हाँ, तो फिर वो उनको वो मिला, तो 2.5-3 साल के अंदर ही जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन सजा उनको आतंकवादी केस में नहीं लगी, उनको सजा मिली तो आर्म्स एक्ट के तहत, ओके। जो उन्हें हथियार रखे थे। तो ये हथियार उन्होंने कहाँ पर रखे थे? हथियार उन्होंने जहां भी रखे थे वो जगह अच्छा। यूसुफ नलवाला को बताई थी। पता था और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, डिस्ट्रॉय कर। ठीक है। तो अभी हमारा ये सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हफ्ता वसूली अबू सालिम ने की थी। ये बात बिल्कुल सच है। अबू सालिम से ज्यादा हफ्ता वसूली फिल्म जगत से, फिल्मी दुनिया से किसी ने नहीं की। और उसने मर्डर भी इतने किए, कितने लोगों को मारा। रमेश दुग्गल की मैं अभी मिसाल आपको दे चुका हूँ। इसके साथ में अजीत दीवानी, वो अजीत तिवारी कौन, मतलब प्रोड्यूसर था वो कि डायरेक्टर? इसका सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी था। इसका। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना पैसा उसने, अबू सालिम ने हफ्ता वसूली के जरिए लिया फिल्मी दुनिया से, वो किसी ने नहीं लिया। अब ये समझ लो कि 21 से 31 लोगों पर फायरिंग हुई, जिनमें से 6 लोग मारे गए। 8 जून 1984 को प्रोड्यूसर जावेद रियाज को भी गोलियों से भून दिया गया, वो भी मर गया। उन्होंने मौके वारदात पर ही दम तोड़ दिया था। 1 जुलाई को फिरोज खान पर हमला हुआ, लेकिन वो फिरोज खान जो जो एक्टर थे, जी, प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर प्रोड्यूसर, वही अभी जिनका निधन हो गया है। हाँ, जी। उन पर भी हमला हुआ, लेकिन उस वक्त वो बच गए। राजू राय पर जानलेवा हमला हुआ, राजू राय मरते मरते बचा, तो उसने देश छोड़ के चला गया। 6 महीने तक वो देश से बाहर रहा, फिर कुछ सेटलमेंट हुआ तो फिर वो वापस आया। राकेश रोशन मशहूर प्रोड्यूसर है और एक्टर भी रह चुके हैं, सभी जानते हैं। हाँ। उन पर हमला हुआ और पेट्रोल पंप पर गोलियां चलाई गई। 2 गोलियां उनको लगी थी, लेकिन वो राकेश रोशन की हिम्मत थी कि वो अपनी गाड़ी को फिर भी चलाते हुए पुलिस स्टेशन तक ले गए, और पुलिस स्टेशन ले जाके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो है। उसके बाद में पुलिस वाले उनके साथ गए और राकेश रोशन को नानावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो ये उसकी दहशत थी अबू सालिम की, और आज भी है। लेकिन वो जो एक एग्रीमेंट है सरकार के साथ में, पुर्तगाल सरकार के साथ में, हमारी CBI का, वो भी सरकारी हुई, तो उसके हिसाब से 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। तो ये मामला अभी तक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसी में चल रहा है। कभी वहां चला जाता है और कभी यहाँ आ जाता है।
तो अब भी फैसला ये है कि अब उसको 30 साल के करीब होने को है, अभी तक छोड़ा नहीं गया। शायद अगले साल तक अबू सालिम को रिहाई मिल जाए और उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसे रिहा कर दिया जाए, लेकिन ये अब सरकार पर है और अदालत पर है। मुझे जब इतना खास आदमी था तो दाऊद की और अबू सलीम की इतनी दुश्मनी क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह साफ है, पैसा। पैसा दुश्मनी भी पैदा करता है और एक दूसरे को मरने मारने पर भी आमादा करता है। तो जब इतना पैसा अबू सालिम के पास आने लगा फिल्मी दुनिया से, लोग देने लगे, लोग डरने लगे, तो जाहिर है कि ये समझा अबू सालिम के मैं भी बड़ा डॉन हूं, क्योंकि धमकियां तो वही देता था, टेलीफोन पर बात वही करता था, डराना धमकाना अबू सालिम का ही काम था। तब अनीस ने दाऊद से कहा कि देखो, ये जितना पैसा कमा रहा है उसमें आधा हमको मिलना चाहिए। ये आधा भी नहीं दे रहा है, बल्कि हमें पाव हिस्सा देता है, कभी देता ही नहीं है, कभी कहता है इतना खर्च हो गया उतना खर्च हो गया करके अपनी जान बचा लेता है। तो ये पैसा ही दुश्मनी की वजह बना और हद ये हुई कि अपनी जान बचाने के लिए खुद अबू सालिम को दुबई छोड़ के भागना पड़ा, और फिर वो कई जगह रहा, अमेरिका रहा, लंदन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, और आखिर में फिर पुर्तगाल आके लिस्बन में रहा। अभी दाऊद अबू तालिब को क्यों मरवाना चाहता है? बाकायदा अथर रोड जेल में मुस्तफा मजनू ने बर्थडे केक मंगवाया, इसके अंदर वेपन था, उसी वेपन से अबू सालिम पर फायरिंग हुई। तो आप इस पर कुछ खुलासा कीजिए। जहां तक इस पर खुलासे की बात है तो मैं बताऊं कि अबू सालिम और मुस्तफा मजनू दोनों एक ही जगह अर्थर रोड जेल में बंद थे। हुआ ये कि जब दाऊद को ये पता चला कि अबू सालिम को भी उसी जेल में डाला गया है जिसमें मुस्तफा मजनू है, मुस्तफा मजनू भी दाऊद का खास एक बंदा समझ लीजिए आप, और उसकी भी बड़ी लाज, और जेल में मान लो उसका हुक्म चलता था, आदेश चलता था। वो रमजान में लोगों को सहरी करवाता था और इफ्तार करवाता था, और 150 नहीं 300-400 लोग हर दिन सहरी भी करते थे और इफ्तार भी करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सैकड़ों रुपए का खर्च, हजारों का। तो जब उसकी बादशाह चल रही थी आर्थर रोड जेल में, तो अबू सालिम का भी आना होता है, क्योंकि बम ब्लास्ट का टाटा कोर्ट आर्थर रोड जेल में ही था, और वहीं वो केस चलते थे, अंदर ही। अच्छा। जेल के अंदर वो अदालत के लिए बाहर नहीं लाए जाते थे, बल्कि उनके लिए जो बम ब्लास्ट के आरोपी थे, सबका केस वहां आर्थर रोड जेल के अंदर ही एक अदालत बनाई गई, छोटी जगह बनाई गई। हमने भी कवर किया, मैं भी जाता था उसमें, तो वहां वो केस चलते थे। तब ये अबू सालिम का आना हुआ तो फिर वो दुश्मनी सामने आ गई, जिसने पैसों का इतना बड़ा घपला किया, सारे पैसे खुद ले लिया और दाऊद के हिस्से के पैसे नहीं दिया। तो मुस्तफा मजनू को कहा गया कि भाई आप इसका गेम कर दो, गेम के मायने होते हैं इसको मार दो, खत्म कर दो। हाँ। तो फिर उन्होंने तैयारी की, और जिस तरह आपने बताया कि किस तरह से ये केक आया, फायर हुआ, तो फायर भी हुआ, उसे चाकू से भी उस पर चाकू से भी हमला हुआ। उसके बाद में ये हुआ कि अबू सालिम को यहाँ से निकाल कर, आर्थर रोड जेल से निकाल कर तलोजा जेल में भेज दिया गया। और तलोजा जेल भेज दिया गया तो यहाँ की टाटा कोर्ट की जब भी डेट होती, क्योंकि डे बाई डे चल रहा था उस वक्त में, हर दिन अदालत बैठती थी, हर दिन कोर्ट चलती थी, और ये सब हेयरिंग होती थी बम ब्लास्ट के केसेस की। तो ये समझ लीजिए कि रोज तलोजा से लाना, लेके जाना, या हफ्ते में एक दिन लाना भारी होता था। तो उस वक्त एक जज थे टाटा कोर्ट के, सानफ साहब। तो सानफ साहब ने बोला ये तो मुसीबत हो गई, किस तरह से ये आए और बीच में कोई दाऊद के लोग, दाऊद गैंग के लोग इसका काम तमाम कर दें, इसको जान से मार दें, तो क्या होगा। तो इसके बाद जज साहब खुद सामने आए और उन्होंने एक वकील को बीच में डाला और ये कहा कि देखो इन दोनों में दोस्ती कराओ। फिर उस वकील ने और जज सानफ साहब ने इन दोनों की दोस्ती कराई, मुस्तफा मजनू और अबू सालिम की। इस तरह दोनों की दोस्ती कराने के बाद में मामला खत्म हुआ, वरना अबू सालिम का जेल में ही मारा जाना यकीनी था, जिस तरह ओपी का हुआ था, ओपी सिंह का, उसे भी जेल में ही मार दिया गया।